गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज मेरा विषय है कक्षा 11 के विषय व्यापारिक संगठन के अंतर्गत साझेदारी का सेकंड पार्ट है ये, जिसमें मैं यहाँ लाया हूँ आज साझेदारों के भेद, साझेदारों के विभिन्न प्रकार। ठीक है कि साझेदार फर्म में कितने प्रकार के हो सकते हैं। तो साझेदारी को थोड़ा समझते हुए टॉपिक को आगे बढ़ेंगे। मैंने बताया था कि जब कोई व्यवसाय दो या दो से अधिक व्यक्तियों द्वारा संचालित किया जाता है तो वह व्यवसाय साझेदारी व्यवसाय कहलाता है। तो साझेदारी कितने प्रकार की होती है, ये साझेदारी व्यवसाय कितने प्रकार का होता है, ये मैं आपको पिछले टॉपिक में बता चुका हूँ। आज मैं लाया हूँ साझेदार कितने प्रकार के होते हैं, वो व्यक्ति कितने प्रकार के होते हैं जो फर्म में साझेदार के रूप में सम्मिलित होने वाले हैं। तो साझेदार कितने प्रकार के होते हैं उसके बारे में आज हम यहाँ बात कर लेंगे। तो साझेदारों के जो भी भेद हैं, जो भी प्रकार के हैं, उनको चार भागों में बांटा गया है। दायित्व के आधार पर, कार्य के आधार पर, संबंध के आधार पर और अन्य साझेदार जो होते हैं। तो चार श्रेणियों में सभी साझेदारों को बांटा गया है, जिसमें पहली श्रेणी आती है दायित्व के आधार पर। दायित्व का मतलब क्या होता है? दायित्व का मतलब ये होता है कि जब फर्म को भुगतान करने की स्थिति पैदा होगी कि भैया अब हमें भुगतान करना है, तो साझेदार उसमें क्या रोल अदा करेंगे, क्या भूमिका निभाएंगे, वो दायित्व के आधार पर है कि यानी साझेदार कितना भारी दायित्वों का भुगतान कर सकते हैं। तो ये दो प्रकार के होते हैं, साधारण साझेदार और सीमित साझेदार। साधारण साझेदार को सामान्य साझेदार भी कहते हैं। ये फर्म का एक सामान्य साझेदार है जो व्यवसाय के संचालन में भाग लेता है, फर्म में पूंजी लगाता है। ठीक है, इस और व्यवसाय की जो भी संचालन क्रियाएं हैं, प्रबंध है, उसमें भाग लेता है। इसका दायित्व असीमित होता है। असीमित दायित्व मतलब इसे अपनी घर की संपत्तियां भी भुगतान के लिए देनी पड़ सकती हैं फर्म को। तो ये एक सामान्य सा साझेदार है जो कि साझेदारी फर्म के अंतर्गत व्यवसाय में शामिल होता है, जो ठीक है व्यवसाय में और लेखा पुस्तकों को देखता है। बहुत मतलब एक नॉर्मल जो एक साझेदार कर सकता है कार्य, वो सारे के सारे कार्य ये साझेदार कर सकता है। ये कौन सा साझेदार है? साधारण सा साझेदार है। ठीक है, आगे है सीमित साझेदार। सीमित साझेदार, इसके अधिकार बहुत सीमित होते हैं। इसके अधिकार बहुत सीमित होते हैं। तो अधिकार सीमित हैं इसे, इसलिए इसको साझेदार भी, सीमित साझेदार भी बोला जा रहा है। ये केवल फर्म के दायित्वों के प्रति उस सीमा तक ही जिम्मेदार है जितनी इसने पूंजी लगाई है। मान लीजिए इसने फर्म में 10,000 रुपये लगाए हैं, तो ये फर्म में केवल 10,000 रुपये तक का ही जिम्मेदार है। ये फर्म को कभी भी ज़्यादा भुगतान नहीं करेगा। जितनी इसने पूंजी लगाई है उतनी ही पूंजी का ये भुगतान कर सकता है। इसका दायित्व जो है सीमित है। इसका दायित्व कैसा है? असीमित है। यदि फर्म में भुगतान करने की स्थिति आती है, ऋणों का भुगतान करने की स्थिति आती है, तो ये साझेदार की घर की संपत्तियां भी प्रयोग की जा सकती हैं, जबकि सीमित साझेदार की वही संपत्तियां प्रयोग की जाएंगी जो उसने फर्म को पूंजी के रूप में अपनी रकम दे रखी है। ठीक है, अब इसे क्या है? इसे केवल फर्म की लेखा पुस्तकें देखने का ही अधिकार प्राप्त होता है सीमित साझेदार को, और उन पुस्तकों को देखने का अधिकार प्राप्त नहीं होता जो गोपनीय होती हैं, जो व्यवसाय के लिए दूसरों को दिखाने के नुकसानदायक साबित हो सकती हैं। केवल लेखा पुस्तकों को देख सकता है, गोपनीय पुस्तकों को फिर भी नहीं देख सकता। ना तो प्रबंध संचालन में भाग लेता है, ना ही कोई अपनी राय प्रकट कर सकता है, यानी इसके अधिकार भी सीमित कर दिए जाते हैं। ठीक है, आगे है कार्य के आधार पर साझेदार। तो कार्य के आधार पर दो प्रकार के साझेदार होते हैं, सक्रिय साझेदार और निष्क्रिय साझेदार। सक्रिय साझेदार को आप लोग साधारण साझेदार की भांति ही मान सकते हैं। ये व्यवसाय में सक्रिय रूप से भाग लेता है, हर क्रियाओं के संचालन में, व्यवसाय के प्रबंध संचालन में, सभी तरीके से, मतलब ये एक्टिव पार्टनर के रूप में सामने आता है। व्यावसायिक क्रियाओं में ये बढ़ चढ़कर भाग लेता है, इसलिए इसको सक्रिय साझेदार कहते हैं। दूसरा है निष्क्रिय साझेदार। निष्क्रिय साझेदार ये कोई कार्य नहीं करता, लेकिन इसे गुप्त साझेदार भी कहते हैं। गुप्त साझेदार कहते हैं,
निष्क्रिय साझेदार फर्म के जो प्रबंध संचालन की क्रियाएं होती हैं जिसमें व्यवसाय को चलाना है, ये उसमें भाग नहीं लेता है, लेकिन इसका दायित्व भी फर्म के दायित्वों दूसरे साझेदारों के बराबर ही होता है, इसका दायित्व भी असीमित ही होता है। ठीक है, तो कार्य के आधार पर साझेदार दो प्रकार के हो गए और दायित्व के आधार पर भी दो प्रकार के साझेदार हैं। अब है संबंध के आधार पर। संबंध के आधार पर साझेदार होते हैं 1, 2, 3, 4, 5 प्रकार के साझेदार होते हैं, जिसमें पहला है नाम मात्र का साझेदार। नाम मात्र का साझेदार क्या होता है, थोड़े इसको समझना है कि समाज में बहुत से व्यक्ति ऐसे होते हैं जिन्हें खूब ख्याति प्राप्त होती है, जिनका खूब नाम होता है। तो यदि उस व्यक्ति का नाम फर्म से जुड़ जाए तो फर्म भी अच्छी खासी ख्याति प्राप्त कर लेगी। लोग कहेंगे भाई ये अच्छा व्यक्ति, ये फर्म का साझेदार है, तो लोग उस फर्म से ज़्यादा व्यवसाय करने लगेंगे। देखते हैं ना, किसी की समाज में अच्छी ख्याति होती है तो लोग उसकी बातों को भी मानते हैं। तो यदि समाज में ऐसे व्यक्ति हैं जिनका खूब नाम है, वो व्यक्ति चाहें तो किसी फर्म को अपना नाम का प्रयोग करने का अधिकार दे सकते हैं। तो नाम प्रयोग करने का अधिकार दे सकते हैं, यानी वो वास्तव में साझेदार नहीं होते, केवल एक अच्छे व्यक्ति होने के कारण, अच्छी ख्याति प्राप्त होने के कारण वो फर्म को अपना नाम यूज़ करने का अधिकार दे देते हैं, तो वो साझेदार नाम मात्र के साझेदार कहलाते हैं। इससे क्या होता है, इससे फर्म को क्योंकि नाम अच्छे व्यक्ति का जुड़ गया तो ऋण लेने में भी सरलता प्राप्त हो जाती है, लेकिन इसका दायित्व भी अन्य साझेदारों के दायित्व की भांति ही रहता है। यदि फर्म के को दायित्व भुगतान करने की बात आती है तो इससे भी उस स्थिति में पैसा लिया जा सकता है। आगे केवल लाभों में साझेदार। केवल लाभों में साझेदार, नाम से लिखा है केवल लाभों में साझेदार, यानी लाभों का जिम्मेदार होता है, हानियों का नहीं, लेकिन ये व्यवसाय के प्रबंध संचालन में भाग नहीं ले सकता। व्यवसाय के प्रबंध संचालन में भाग नहीं लेता है और इसका दायित्व भी असीमित दूसरे साझेदारों की भांति ही होता है, लेकिन इसे हानियों में हिस्सा नहीं दिया जाता, केवल लाभों में ये हिस्सा पाने का अधिकार रखता है, तो लाभों में साझेदार कहलाता है। आगे है कार्यकारी साझेदार। कार्यकारी साझेदार का क्या मतलब है कि ये व्यक्ति पूंजी नहीं लगाता, मान लीजिए इस पर पूंजी नहीं है, लेकिन ये व्यक्ति अनुभव में और योग्यता में किसी फर्म को चलाने के योग्य है। हम देखते हैं कभी कभी किसी व्यक्ति पर पूंजी नहीं है लेकिन वो बहुत योग्य है, तो हम सोचते हैं ये हमसे साथ मिल जाए, तो ऐसे ही फर्म में होता है। वो व्यक्ति एक व्यक्ति है जो बहुत योग्य है, उसे अनुभव भी है, लेकिन जब उससे कहा कि भैया फर्म में साझेदार बन जाओ, लेकिन वो पूंजी नहीं लगा सका, लेकिन वो योग्य है, अनुभवशील व्यक्ति है, तो वो फर्म में साझेदार के रूप में बन सकता है। और वो जो है, अगर सभी साझेदारों की सहमति से वो फर्म पर पूर्ण नियंत्रण भी प्राप्त कर लेता है, क्योंकि उसे अनुभव भी होता है, लेकिन उसमें सभी साझेदारों की सहमति बहुत जरूरी है। वो एक एक्टिव पार्टनर के रूप में उभर कर आता है। नेक्स्ट है अटकाव या गति अवरोध द्वारा साझेदार। यदि कोई व्यक्ति ऐसा आचरण करे, ऐसा आचरण करे कि वो फर्म का साझेदार है, मान लीजिए मैं कहने लगूँ सबसे, भाई मैं तो उस फर्म का साझेदार हूँ, है ना, मैं उस फर्म का साझेदार हूँ, जबकि वो वास्तव में साझेदार नहीं होता। ठीक है, क्या लिखा है, अटकाव या गत्यरोध द्वारा साझेदार। अब वो ये करे कि भाई मैं उस फर्म का साझेदार हूँ, कोई कहने लगे जब भी वास्तव में साझेदार नहीं है वो, और उसके नाम के कारण फर्म को उधार भी आसानी से मिल जाए, किसी से ऋण भी आसानी से मिल जाए, तो वो गत्यवरोध द्वारा साझेदार कहलाता है। ठीक है, और जो है उसके दायित्व भी अन्य साझेदारों की भांति ही क्या होते हैं, असीमित होते हैं। वो दायित्वों में भागीदार रहेगा। ऐसा नहीं मैं कह दूं भाई मैं किसी फर्म का साझेदार हूं और लोग मेरे कारण फर्म से उधार लेन देन करने लगे, उधार देने लगे, जबकि मैं वास्तव में साझेदार नहीं हूं। लेकिन अगर दायित्व की स्थिति आती है तो मुझे भी उस फर्म के दायित्वों को चुकाना पड़ेगा, तो ये गत्यवरोध द्वारा साझेदार कहलाता है। ठीक है, आगे है कहलावे अथवा प्रदर्शन द्वारा साझेदार। कहलावे अथवा प्रदर्शन द्वारा साझेदार का मतलब है कि अब फर्म ये प्रचार करे कि भाई वो व्यक्ति हमारे साझेदार हैं। अब फर्म प्रचार कर रही है, पहले व्यक्ति प्रचार कर रहा था, अब क्या कर रही है, अब फर्म प्रचार कर रही है कि भाई वो व्यक्ति हमारा साझेदार है, और उसका नाम लेने से फर्म को ऋण भी मिल जाते हैं, उधार के लेन देन में उसे सहायता भी प्राप्त हो जाती है। तो इस प्रकार इससे क्या होता है, फर्म की साख बढ़ जाती है, तो उससे ऋण लेने में सरलता हो जाती है। तो क्या है,
तो ये प्रदर्शन द्वारा साझेदार कहलाता है कि ये फर्म ने प्रदर्शित कर दिया है कि ये फर्म का साझेदार है। ठीक है, तो इसके दायित्व भी अन्य साझेदारों की भांति ही होते हैं। ठीक है, तो ये 5 तरह के थे। आगे है अन्य साझेदार। अन्य साझेदार में आगंतुक साझेदार क्या होता है? जब किसी फर्म में कोई नया साझेदार प्रवेश करता है तो वो आगंतुक या नया साझेदार कहलाता है। ठीक है, फर्म में बीच में कोई नया साझेदार भी साझेदार के रूप में प्रवेश कर सकता है। आगे है बाहर जाने वाला साझेदार। जो फर्म से चला जाता है या अवकाश ग्रहण कर लेता है या उसे निष्कासित कर दिया जाता है तो वो बाहर जाने वाला साझेदार कहलाता है। और आगे नाबालिग अथवा अवयस्क साझेदार, ये महत्वपूर्ण टॉपिक है। कभी कभी अलग से भी आ जाता है कि क्या एक फर्म में अवयस्क को साझेदार बनाया जा सकता है, तो इसके अधिकार क्या है। तो अवयस्क आप समझते ही हो, अवयस्क जिसकी उम्र 18 वर्ष से कम हो, यदि वो किसी फर्म में साझेदार बनता है तो वो अवयस्क साझेदार कहलाता है। अब इसके अधिकार क्या क्या होते हैं? उसे संपत्ति तथा लाभ में हिस्सा पाने का अधिकार होता है। वो संपत्ति और की जो होती है फर्म की और जो लाभ होते हैं उसमें हिस्सा पा सकता है। ठीक है, और लेखा पुस्तकों के निरीक्षण का अधिकार होता है, लेकिन जो महत्वपूर्ण पुस्तकें होती हैं, गोपनीय पुस्तकें होती हैं, ये उन्हें नहीं देख सकता। नाबालिग साझेदार का और होता है कि वो अपने भुगतान प्राप्त करने के लिए फर्म पर वाद प्रस्तुत कर सकता है। और लास्ट है इसका नाबालिग अथवा अवयस्क साझेदार का मतलब जिसकी उम्र 18 वर्ष से कम हो। तो वो आखिरी क्या है? इसका दायित्व जो है सीमित दायित्व है। महत्वपूर्ण बात है कि इसका दायित्व सीमित दायित्व है, यानी जो इसने पूंजी लगाई है फर्म में, केवल इससे इतना ही रुपया लिया जा सकता है, इसकी घर की संपत्ति पे कोई आंच नहीं आती है। तो आज जो मेरा टॉपिक था साझेदारों के भेद थे, जिसमें मैंने विभिन्न प्रकार के साझेदारों के आपको भेद समझाए हैं। उम्मीद है समझ में आ गए होंगे। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद।